लेकिन जब ट्रम्प साहब ने सभी देशों के अगेंस्ट जब टैरिफ्स का ऐलान किया तो एक अध्याय था वो इस पूरे आई थिंक इस पूरी लड़ाई का एक अध्याय था। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था शायद परसों जिस तरीके से यानी शुक्रवार की शाम को चाइना ने टैरिफ लगाया वो एक सरप्राइज था। वॉल स्ट्रीट क्रैश हुआ उसके बाद। मेरे सहयोगी हॉर्मोज इस वक्त मौजूद हैं, एग्जैक्टली जानने की कोशिश करते हैं कि यूएस ने जिस तरीके से उन पर टैरिफ लगाया उसके बाद चाइना ने किस तरीके से अपने रिटेलिएट किया है और अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए क्या क्या किया है। दोनों चीज़ हॉर्मोज जिसे कहते हैं ना, अपना वर्चस्व और अपना आर्थिक कहीं ना कहीं जो पक्ष है दोनों सेव करने के लिए क्या क्या किया चाइना ने अब तक। हर संभव कदम उठाने का वादा किया है, आश्वासन दिया है चीन ने, और सारी दुनिया की निगाहें आज चीन पर ही थी कि क्या जवाबी कार्रवाई वो करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के इस अतिरिक्त 50% टैरिफ जो आज से लागू हो चुका है। यानी कि अब चीन को 104% का टैरिफ देना है हर तरह के जो है निर्यात पर यूएस से। तो अगर अब देखें तो आज कुछ ही देर पहले चीन ने एक श्वेत पत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने काफ़ी सारी बातें जो है यूएस पर डाली है कि उन्होंने जो है एक टेक ट्रांसफ़र का जो वादा किया था वो पूरा करने में वो विफल रहे हैं। ना सिर्फ टेक ट्रांसफ़र बल्कि काफ़ी सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें उन्होंने कई सारे एग्रीमेंट्स किए थे, वादे किए थे, जैसे फूड है, एग्री प्रोसेसिंग, फॉरेक्स, वित्तीय मामले, इन सभी में जो जो आश्वासन जो यूएस ने दिए थे वो पूरा करने में वो विफल रहे हैं। यूएस ने जो मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी कि एमएफएन का जो स्टेटस था चीन का वो हटाया है, जो चीन के मुताबिक डब्ल्यूटीओ के नियमों का उल्लंघन है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इसकी वजह से जो है इकोनॉमिक ऑर्डर जो है, ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर बिगड़ेगा, सप्लाई चेन्स बिगड़ेंगे और टैरिफ्स को लेकर जो यूएस के कदम जो उन्होंने उठाए हैं वो बेहद हानिकारक है। ये चीन ने अपने श्वेत पत्र में लिखा है। जो सारे आरोप यूएस ने लगाए हैं फेंटेनिल को लेकर और बाकी सारे भी वो तथ्यों से परे है, उस पर कोई आधार नहीं है। और ये जो सारे रेसिप्रोकल टैरिफ्स यूएस ने लगाए हैं उसमें सबसे ज्यादा नुकसान उनको ही होगा और उनके सहयोगियों को होगा, मगर चीन को नहीं। ये उन्होंने श्वेत पत्र में लिखा है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि बातचीत और आपसी तालमेल से ही जो है वो मामला सुलझाया जा सकता है। कॉन्फ्रंटेशन से या टकराव से कुछ हासिल नहीं होगा, इससे दोनों पक्षों को ही ज्यादा नुकसान होगा। और टैरिफ रोलबैक का अब एक चीज, तो ये सारी बातें तो उन्होंने श्वेत पत्र में कही, लेकिन एक चीज जिस पे सारी निगाहें थी, क्या टैरिफ का रोलबैक होता है, वो नहीं किया गया है। तो जो 34% के टैरिफ उन्होंने शुक्रवार को लगाए थे वो कल से लागू हो जाएंगे, तो वो भी है। और जो 104% के टैरिफ है जो आज से लागू हो गए हैं वो तो उन्हें देने ही है। तो इसके बाद से फ्यूचर्स में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने मिल रहा है यूएस के फ्यूचर्स में। तो चीन ने कोई रिटेलिएटरी टैरिफ का ऐलान नहीं किया है, मगर जो टैरिफ का ऐलान किया था शुक्रवार को वो अपनी जगह बने रहेंगे। तो आप इसे एक पॉजिटिव डेवलपमेंट लेकर ना चले, आप इसे एक कह सकते हैं कि यू कैन टेक इट विद पिंच नहीं बट अ बैग फुल ऑफ सॉल्ट। और हॉर्मोज आपने एक चीज देखी, वो जो चाइना की तरफ से मीम्स का अटैक है ना, मेरे जिंदगी में मैंने इतने प्रभावशाली, मैं मीम्स के संदर्भ में इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, प्रभावशाली, झकझोर देते हैं उनके मीम्स। जब आप अमेरिका के लोगों को मैन्युफैक्चरिंग इकाई में काम कर देते हैं, आपको लगा ना वो मीम्स आपको लगे अटैकिंग थे काफी? बहुत जिसे कहते हैं ना टू द पॉइंट, जो कहते हैं तीर की तरह जो लगते हैं, बिल्कुल वैसे थे। बिल्कुल बिल्कुल। श्रेया, आपने देखे वो मीम्स जो चाइना की तरफ से आ रहे हैं? जी मैंने देखी वीरेंद्र जी, और एकदम धक्का लगा। आई वॉज टेकन अ बैक, जो पूरी दुनिया एक्सपेक्ट नहीं कर सकती वो मीम, और कहीं ना कहीं सामने आने वाली फ्यूचर की तस्वीर भी दिखा रही है अगर यही चलता हुआ। वो होगी नहीं, वैसे वो होगी नहीं तस्वीर। आई मीन मैन्युफैक्चरिंग में आप मतलब चाइना ने जो अब तक यूएस के लिए किया उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। वेल हॉर्मोज, बहुत बहुत शुक्रिया। गौरांग जी, आपकी प्रतिक्रिया। और क्योंकि अभी देखिए जैसे हॉर्मोज ने अपने क्लोजिंग रिमार्क्स में कहा कि अभी चाइना ने दोबारा रिटेलिएट नहीं किया, इसको आप ये मत समझिए कि इस पूरी प्रक्रिया का अंतिम पड़ाव था। आपको लगता है कि अगर यूएस थोड़ा सा ढीला नहीं पड़ा यहाँ से तो ये चीज़ें और एस्केलेट होंगी अभी यहाँ से? मुझे तो लग रहा है एस्केलेट होगी वीरेंद्र, और टैरिफ वॉर से अब मीम वॉर पर आ गई है परिस्थिति, ऑन अ लाइटर नोट। लेकिन देखिए, ट्रम्प साहब ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो आ, किसी प्रकार की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जो कह दिया वो करेंगे। चाइना ने अपने तरफ से
शायद को थोड़ा बहुत प्रयास किया रिटेलिएटरी टैरिफ बढ़ा करके, लेकिन फिर अमेरिका ने अब 104% की टैरिफ लगा दी है। तो ये देखिए, एक बात यहां पर स्पष्ट है वीरेंद्र, जब दो बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व भर की आमने सामने हो जाती हैं और हेड ऑन कोलिजन पर जाती हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ देश ऐसे होते हैं जिनको फायदा होता है। मैं बात कर रहा हूं हमारे भारतवर्ष के। अगर किसी तरह का बातचीत करके कोई रास्ता नहीं निकलता है और दोनों अपने आप पे बने रहते हैं, तो शायद ये एक परिस्थिति छोटी मध्यम अवधि में पूरे विश्व भर की खड़ी हो सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इट विल बी एडवांटेज भारत। चलिए, तो ये थी गौरांग जी की प्रतिक्रिया। इस बीच जरा थोड़ा सा हम एक्सपेंड कर लेते हैं उस डिस्कशन को जो कि हमने अभी शुरू किया थ्रू राजेश सतपथी जी और सोनी जी। एक बार आप लेके आइए पूरा का पूरा सीमेंट स्पेस, और कॉल्स थी एसीसी और कॉल्स थी अंबुजा, ये आपका रैमको सीमेंस। और जरा प्लीज स्क्रीन पे लिखाइए दोनों स्टॉक विच इज डे हाई पे। नाउ इट्स अंबुजा सीमेंस जो कि टेक ओवर कर रहा है थोड़ा सा। मानस, आपकी रीडिंग थोड़ा एफएमसीजी बताएंगे कि ये सॉरी सीमेंट स्पेस में अभी आपको क्या अच्छा लग रहा है, और कोई भी ऑप्शन ट्रेड अगर आपको इंप्रेस कर रहा हो सीमेंट स्पेस में इस वक्त? देखिए, अंबुजा में स्ट्रेंथ ज्यादा लग रही है। उसका रीजन ये है कि स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है। कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट है, तो आई थिंक इस मूव में 575 तक के स्तर अंबुजा दिखा सकता है। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो एट द मनी कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है 550 वाला। 15 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 11 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी है और 23 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ठीक है, फिर ये राय अंबुजा सीमेंट पे डे हाई पर, सारे ही सीमेंट स्टॉक्स में आपको एक्शन देखने को मिलेंगे। अल्ट्राटेक सीमेंट भी डे हाई पर, अंबुजा सीमेंट भी डे हाई की तरफ बढ़ता हुआ। लेकिन एक पैक देखिए, आप बैंकिंग स्टॉक्स देखिए, आरबीआई रेपो रेट कट के बाद भी इनफैक्ट बैंकिंग स्टॉक्स में कोई तेज़ी देखने को नहीं मिली। 4% के करीब ये सारे स्टॉक्स गिरते हुए नजर आएंगे आप। पब्लिक सेक्टर के स्टॉक्स देख लीजिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सभी में गिरावट हावी होती हुई नजर आएगी। नियरली 4% तक के सारे स्टॉक्स गिरे हैं। पीएसयू बैंक पूरा ही गिरा पड़ा है ये इंडेक्स। पंजाब नेशनल बैंक भी देखिए, यहाँ पे भी गिरावट हावी होती हुई नजर आ रही है। गौरांग जी, कैसे देख रहे हैं, रेपो रेट कट के बाद भी वो स्ट्रॉन्ग मूव आता हुआ दिखा नहीं, और जिस तरीके से उलट ये गिरा है आज ये बैंकिंग स्टॉक्स, आपकी क्या राय रहेगी इस पर्टिकुलर इंडेक्स पर? श्रेया जी, पूरा स्पॉटलाइट लाइमलाइट तो ट्रम्प साहब ने अपने तरफ खींच रखा है, तो बेचारे गवर्नर साहब क्या कर सकते हैं इसमें। हालांकि मैं ये बिल्कुल कहना चाहूंगा, मेरे ख्याल से एक अरसे बाद जो भी टिप्पणियां, जो भी प्रतिक्रिया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने दी अपनी ब्याज दरों को काटने के लिए, और जिस तरीके से माननीय गवर्नर साहब ने पूरा विश्लेषण दिया हमारी अर्थव्यवस्था, वैश्विक अर्थव्यवस्था और टैरिफ के घमासान युद्ध के बीच में, तो पहली बात तो ये शायद आने वाले समय में आपको रुझान, जो ऋण की मांग है, वो आपको धीरे धीरे करके बढ़ती हुई नजर आएगी, पहली बात। दूसरी बात, निरंतर ग्रॉस और नेट एनपीए के क्वालिटी में सुधार हो रहा है, जिससे प्रोविजनिंग राइट बैक हो रही है। और मैं तो ये मानता हूं कि न तो सिर्फ चौथी तिमाही में श्रेया जी, लेकिन आने वाले, माफ कीजिएगा, ये जो नया वित्त वर्ष शुरू हुआ है, इसमें शायद बैंकिंग और फाइनेंस, यानी कि सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र की बैंक और मजबूत एनबीएफसी के नतीजे काफी बेहतर आ सकते हैं।